मॉर्निंग स्टूडेंट, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीए में करवा रही हूँ इन्वायरमेंट में आपका चल रहा है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन में मैंने पहले आपको सबसे पहले पोल्यूशन के बारे में बताया था कि पोल्यूशन क्या कैसे होता है और उसके पोल्यूशन के प्रकार बताए थे आपको, इसके प्रदूषण के प्रकार बताए थे। प्रदूषण जैसे कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, जैसे आपका हो गया जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, समुद्री प्रदूषण हो गया, और उसके बाद आपका इसका आ जाता है नाभिकीय प्रदूषण। तो इससे पहले आपके 2 प्रदूषण हो चुके हैं, कौन कौन से, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो आज आपको जो मैं तीसरा प्रकार करवा रही हूँ वो करवा रही हूँ समुद्री प्रदूषण। तो समुद्री प्रदूषण सबसे पहले कैसे होता है, तो इसमें देखो जो हमारी पृथ्वी का लगभग कितने 71% पृथ्वी पर हमारे पर क्या पाया जाता है, समुद्र पाया जाता है, समुद्री पानी पाया जाता है। और जो हमारा समुद्री पानी है वो कैसा होता है, खारा होता है। तो इसमें जो हमारे तत्व मिलते हैं प्रति वर्ष, हमारा जो अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष हमारे जो प्रदूषण बढ़ाते हैं, समुद्री प्रदूषण को बढ़ाते हैं, वो कौन कौन से तत्व होते हैं और वो कितने कितने टन मिलते हैं जाके, तो समुद्री प्रदूषण होता है। जैसे सबसे पहले आपका देखो क्रोमियम ये तत्व हमारे आपका कितना मिलता है, 6000 टन समुद्र में सीधा बहा दिया जाता है। उसके बाद आपका संख्या है 8000 टन। उसके बाद आ जाता है बोरियम 900 टन, लोहा आपका आ जाता है 17000 टन, सीसा आ जाता है आपका 12000 टन। उसके बाद मैंगनीज आ जाती है 17000 टन। उसके बाद पारा आ जाता है 8000 टन और एंटीमनी आ जाता है 39000 टन और जिंक आपका आ जाता है 17000 टन। ये सारे तत्व क्या होते हैं, सीधे समुद्र में बहा दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, समुद्री प्रदूषण होता है। और इस समुद्री प्रदूषण को फैलाने में सबसे ज्यादा कौन है, आगे आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण मानवीय कारण है। तो इसमें जो अब मैं आपको क्या करवा रही हूँ, समुद्री प्रदूषण के कारण। इसमें पहला पॉइंट आपका आ जाता है समुद्री प्रदूषण के कारण। समुद्री प्रदूषण के कारण, तो इसमें सबसे पहला कारण आ जाता है, जैसे कि हमारे जो जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो हमारे जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में, तो उसमें यही निष्कर्ष निकला कि हमारा जो सागर है, सागर में सबसे अधिक मात्रा में जो कि औद्योगिक अपशिष्ट हैं, यानी कि जो हमारे उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो क्या आते हैं, जो हमारे विकासशील देश हैं उनका वो क्या करते हैं, सीधे ही समुद्र में क्या करते हैं, उनको फेंक देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, समुद्री प्रदूषण होता है। पहला कारण तो इसका ये हो गया। दूसरा कारण इसमें ये आ जाता है कि तैलीय प्रदूषण, जैसे कि जो हमारा सागरीय प्रदूषण का मुख्य कारण है, जो तैलीय प्रदूषण है, तैलीय प्रदूषण सागरीय प्रदूषण का मुख्य कारण है। प्रति वर्ष लगभग कितना, 3.5 लाख प्रति वर्ष, कितने, हर साल 3.5 लाख, कितना, 3.5 लाख, 5 लाख जो हमारा है मैट्रिक टन तेल समुद्रों से क्या होता है, समुद्रों में मिल जाता है। 3.5 लाख मैट्रिक टन है जो तैलीय जो भी तेल है, मैट्रिक तेल समुद्रों में क्या होता है, मिल जाता है। ये आपका दूसरा कारण हो गया। तीसरा आपका ये हो जाता है कि जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हैं, जो कि साधारण रूप से किसी भी दुर्घटना, जैसे कि जो हमारा समुद्रों के माध्यम से जो हम तेल वगैरह लाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह लाते हैं, तो वो क्या होता है, जो हमारे समुद्री जहाज होते हैं बड़े बड़े, वो बिना किसी कारण वे क्या करते हैं, 0.45 लाख, कितना, 0.45 लाख जो हमारा 0.45 लाख मीट्रिक टन तेल समुद्र में क्या करते हैं, फैला देते हैं। जो कि हमारे समुद्री जहाज हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे समुद्रों में, सागरों में वो कितना तेल बहा देते हैं बिना किसी कारण के, 0.45 मैट्रिक टन। ये आपका तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण आपका ये है कि सागरीय दुर्घटनाओं के कारण प्रति वर्ष कितना, हर साल कितना, 1.3 लाख जो आपका है, इसमें मैट्रिक टन तेल समुद्रों में क्या कर जाता है, फैल जाता है। जो हमारी सागरीय दुर्घटनाएं होती हैं, समुद्रों में जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उसके कारण।
उसके बाद है समुद्र के किनारे जैसे हमारे पेट्रोलियम हो गए, पेट्रोलियम की खनन होगी, पेट्रोल की खानें होगी। उसके बाद आपके पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, उत्पादन संयंत्र हो गए, अपशिष्ट रूप में तैलीय प्रदूषण को बढ़ाते हैं, तेल का प्रदूषण बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारा जो आगे वाला आ जाता है, इसमें आ जाता है नगरीय अपशिष्टों को समुद्र में इसका निस्तारण के कारण भी जो हमारे नगरीय अपशिष्ट हैं, जो बड़े बड़े नगर हैं, उनके जो अपशिष्ट बचे हुए कचरा होता है वो भी क्या किया जाता है, समुद्रों में बहा दिया जाता है। और रेडियोधर्मी पदार्थों का समुद्र में क्या किया जाता है, निस्तारण किया जाता है। जैसे कि हम जो परमाणिक संयंत्रों से नाभिकीय प्रदूषण होता है, तो ये इसके सारे क्या हो गए, कारण हो गए। उसके बाद इसके प्रभाव कि जो हमारा समुद्री प्रदूषण है उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस किस पर, मानव और समुद्री जीवों पर इसके क्या क्या प्रभाव है। तो दूसरा इसमें आ जाता है समुद्री प्रदूषण के प्रभाव। दूसरा इसमें आ जाता है समुद्री प्रदूषण समुद्री प्रदूषण के प्रभाव किस पर, मानव पर और समुद्रों में जो जीव जंतु रहते हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं मछलियां। जैसे कि समुद्रों में जो मछलियां रहती हैं, समुद्री जीवों पर इसका प्रभाव एक साथ मृत्यु हो जाती है, बिना किसी कारण के अकाल मृत्यु हो जाती है। जो हमारा समुद्रों के अंदर जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि जो हमारे समुद्रों के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनका जो आपस में पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक उनका जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है तैरते हुए जो तैलीय, यानी कि जो हमारा समुद्रों में तेल है वो क्या होता है, ठोस तेल क्या होता है कि ठोस रूप में होता है। तो जो हमारा तैलीय है वह ठोस अपशिष्टों के कारण जो समुद्र के अंदर जैसे जीव जंतु रहते हैं तो उनको क्या होती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके कारण भी क्या होती है, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो जो हमारे समुद्र के ऊपर जो तैलीय पदार्थ होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं और इसमें जो तैरते हुए इसमें प्रदूषण की क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आगे इसमें जैसे मैंने आपको बता रही थी कि जैसे कि समुद्र के ऊपर जो ठोस पदार्थ होते हैं तेल के, वो तैरते हैं, तैरने के कारण वो उसके ऊपर जो होती है तेल की एक परत बन जाती है। परत बनने के कारण जो ऑक्सीजन होती है वो जीव जंतुओं को नहीं मिल पाती, जिसके कारण की उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है जैसे मछली पकड़ने के बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं। अभियानों के कारण नेचर के अनुसार 50 वर्षों में लगभग जो हमारी मछलियां हैं, कौन कौन सी मछलियां, कॉड, हैलीबट, ट्यूना, स्वॉर्डफिश जैसी जो महत्वपूर्ण प्रजातियों का 9.10वां भाग जो हिस्सा है वो क्या समाप्त हो चुका है। कौन कौन सी मछलियां पाई जाती है, कॉड, हैलीबट, ट्यूना और स्वॉर्डफिश जो हमारी जातियां हैं जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियों का नाश हो चुका है। उसके बाद है प्रदूषण के कारण कई जगह पर प्रकाश का जो होता है, समुद्र में प्रकाश सीधे से भेदन नहीं होता, यानी कि उसके अंदर जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश वो समुद्र पर सीधे नहीं पड़ने के कारण जिससे समुद्री जीवन में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको क्या होती है, प्रभावित होती है। यानी कि जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए प्रकाश की, सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन समुद्री भेदन नहीं होने के कारण उनको प्रकाश संश्लेषण उनका नहीं हो पाता, तो इसके लिए भी जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। उसके बाद है जो हमारा तेल में उपस्थित एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समुद्री वनस्पतियों के ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि जो तेल के अंदर जो हानिकारक तत्व होते हैं, कौन से, एरोमेटिक और हाइड्रोकार्बन, समुद्री जो वनस्पतियां जो ऊतक होते हैं समुद्र के अंदर होते हैं, नीचे होते हैं समुद्र के, तो उन ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं और उनकी वृद्धि को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं। जो समुद्री वनस्पति होती है समुद्र के अंदर होती है। उसके बाद जैसे पारा हो गया, संख्या हो गया, कैडमियम हो गया, साइनाइड, प्रदूषण जो हमारा होता है, प्रदूषण के कारण एक साथ ये कई समुद्री मछलियों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और रेडियोधर्मी प्रदूषण दूरगामी हानिकारक प्रभाव होते हैं और समुद्री चिड़ियाओं की तेल मिले जल की वजह से वह डूब
डूबने के कारण वो हृदय विदारक मृत्यु हो जाती है। जो कि समुद्री चिड़िया होती हैं तो उन समुद्र के अंदर तेल मिल जाने के कारण की वजह से वो डूब जाती हैं, इस कारण से उनकी हृदय विदारक मृत्यु हो जाती है। ये तो होगी समुद्री जीव जंतुओं पर इनका प्रभाव हो गया समुद्री प्रदूषण का। अब है मानव पर प्रभाव। ये तो जीव जंतुओं पर प्रभाव था, अब किस पर है, मानव पर प्रभाव की क्या क्या मानव पर प्रभाव पड़ते हैं समुद्री प्रदूषण के। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम समुद्री प्रदूषण से स्नान करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे चर्म रोग हो जाता है। उसके बाद है प्रदूषित जल का सेवन करते हैं। अगर हम प्रदूषित जल का सेवन करते हैं तो उसमें हमारे को क्या होता है, लकवा, श्वास जैसी बीमारियों का खतरा हो जाता है। और जैसे कि हमारा पारा संख्या, कैडमियम जैसी जो ये धातु हैं मछली समुद्री जीवों के अंदर, जो समुद्री जीव जंतु होते हैं, समुद्री मछलियां होती हैं, उनके अंदर चली जाती है और मानव इनको क्या करता है, खाद्य श्रृंखला के रूप में जब इनको ग्रहण करता है तो इससे क्या होता है, मनुष्य को ये प्रभावित करती हैं, हानि पहुंचाती हैं। और जो हमारे मछुआरे वगैरह होते हैं उनकी आजीविका होती है, उनका जीवन यापन जो इन पर समुद्री पर ही आधारित होता है। जो मछुआरे होते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हो गया इसके प्रभाव। अब इसको जो हमारा समुद्री प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, नियंत्रित करने के उपाय, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। तीसरा आपका आ जाता है इसमें समुद्री प्रदूषण नियंत्रण एवं उपाय कि हम इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसमें देखो आपको सबसे पहले क्या करना है कि विषैले पदार्थों के जल निस्तारण पर कानून बनाकर उसको क्या करना है, रोकना है। यानी कि जो भी हमारे विषैले पदार्थ समुद्रों में मिल रहे हैं उन पर एक कानून बनाकर उसको क्या करना है, रोकना है। तो ये आपका पहला होगा। इसके बाद दूसरा इसमें ये आता है कि जहाजों से तेल परिवहन के समय, यानी कि जो हमारे समुद्री जहाज हैं, परिवहन है, तेल के परिवहन है, उनको समय पर विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। उसके बाद है कि तैलीय प्रदूषण को जल्द से जल्द एकत्रित करके जलाकर और शोषित करके, यानी कि जो हमारे तैलीय प्रदूषण को जल्द से जल्द एकत्रित करके, यानी कि जो प्रदूषण फैला रहे हैं, तैलीय प्रदूषण हो रहा है, उसको एकत्रित करके जला देना चाहिए और शोषित करके, मंथन करके रसायनों व लकड़ी के बुरादे से समुद्री पानी को हटाना चाहिए। यानी कि जो समुद्र के ऊपर पानी होता है उसकी सतह को हटा देना चाहिए। उसके बाद प्राकृतिक रूप से निष्पादन, विसारण, वाष्पन आदि किया जा सकता है। अब इसमें आगे आ जाता है कि जो हमारा प्रदूषण के नियंत्रण के प्रयास कब कब किए गए हैं, क्योंकि समुद्री नियंत्रण के प्रदूषण के लिए प्रयास कब कब किए गए हैं। सबसे पहला प्रयास कब किया था, 1969 में, 1969 में, और इसका नाम रखा गया बॉन समझौते पर। किस पर, बॉन समझौते पर कब किया गया ये, 1969 में। उसके बाद आपका 1974 आ गया, 1969 के बाद आपका 1974 आ गया। तो इस समझौते में क्या किया गया, बाल्टिक व उत्तर पश्चिम अंटार्कटिका पर यह समझौता हुआ 1974 में। उसके बाद आपका 1976 में कौन सा, भूमध्य सागर पर समझौता, भूमध्य सागर पर समझौता। तो ये इसको रोकने के उपाय किए गए। कब कब किए गए, 1969 में, 1974 में और 1976 में। समय पर होने वाले जो हमारे सम्मेलन थे और ग्रीन पीस संस्था व ग्रीन पीस एक संस्था है, संस्था का नाम रखा गया है, वह प्रत्येक देश से जो जुड़े हुए सागर हैं को स्थानीय संस्थाओं के प्रयास किए गए हैं। उसके बाद इसमें जो हमारी घटनाएं हुई हैं समुद्री प्रदूषण के कारण, जो हमारी सागरीय घटनाएं घटी हैं वो कब कब घटी हैं। तो पहली घटना कब हुई थी,
78 में, 78 में हुई थी। में जापान में पारे से विषाक्त हुई मछलियों को खाने से, कब? 1978 में। और जापान में, और जो पारे वाली जिन मछलियों ने पारा निकला था उनको खाने से 20,000 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद 1985 मुंबई हाजी बंदरगाह पर 80,000 मछलियों को औद्योगिक अपशिष्ट में उपस्थित जो सैनानाइड लोहा वगैरह होता है, पारे को आदि को खाने से उनकी मृत्यु हुई। तो तेल प्रदूषण से हुई जो भी हमारी दुर्घटना है उनको ब्लड ईगल्स और दुर्लभ प्रजातियां समाप्त हुई, और केरेकस नामक चिड़िया भी दुर्लभ हुई। तो इन कारणों से जो हमारे समुद्रीय प्रदूषण हुआ था, उनके कारण ये घटनाएं हुई थी। तो आज मैंने आपको जो करवाया था समुद्री प्रदूषण, पॉल्यूशन आपका चल रहा है, प्रदूषण चल रहा है, तो उसमें आज मैंने आपको प्रदूषण करवाया था। प्रदूषण क्या होता है, ये समुद्री प्रदूषण किस कारण से होता है और किन किन तत्वों से मिलने के कारण होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% क्या है, समुद्र पाया जाता है। और इस समुद्र में कौन कौन से तत्व मिलते हैं? क्रोमियम हो गया, संख्या हो गया, बेरियम हो गया, लोहा हो गया, सीसा हो गया, मैंगनीज, पारा, एंटीमनी, जिंक, ये सब जब तत्व मिलते हैं तो क्या हो जाता है? समुद्री प्रदूषण हो जाता है। तो ये समुद्री प्रदूषण का, इस कारण से समुद्री प्रदूषण होता है। और इसके कारण क्या है कि जो हमारी जोहान्सबर्ग में 2002 में जो हमारा सम्मेलन हुआ था उसमें यही निष्कर्ष निकला था कि जो हमारे विकासशील विकसित देश है वो औद्योगिक अपशिष्ट है क्या करते हैं, सीधे ही समुद्रों में बहा देते हैं। और ये समुद्री प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। और जो हमारा तैलीय प्रदूषण, सागरीय प्रदूषण का मुख्य कारण है कि प्रति वर्ष यानी कि हर साल 3.5 लाख, कितना? 3.5 लाख मैट्रिक जो हमारा टन है तेल है समुद्रों में मिल जाता है। और जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के समय, यानी कि जो हमारे समुद्री जहाज हैं जब वो पेट्रोल लेके आते हैं तो उसमें जो होता है कि परिवहन समुद्र समय साधारण रूप से बिना किसी दुर्घटना के लगभग 0.45 लाख मैट्रिक टन तेल है वो समुद्रों में मिल जाता है, वो फैल जाता है। और सागरीय दुर्घटनाओं के कारण भी लगभग 1.3 लाख मैट्रिक टन तेल समुद्रों में फैल जाता है। और जो समुद्री किनारे हैं उन पर, समुद्री किनारों के ऊपर यानी कि जो हमारी पेट्रोलियम खनन है, पेट्रोलों की खानी है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उत्पादन संयंत्र आदि अपशिष्ट सीधे क्या करते हैं, तैलीय प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कि नगरीय प्रदूषण, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े नगर हैं उनके क्या होता है, जो अपशिष्ट हैं सीधे समुद्रों में उनका निस्तारण कर दिया जाता है। और रेडियोधर्मी पदार्थों का भी समुद्रों में निस्तारण होता है। ये तो हो गए आपके समुद्री प्रदूषण के कारण। अब प्रभाव किस पर पड़ता है? हमारे जो समुद्रों के अंदर जीव जंतु रहते हैं उन पर समुद्री प्रभाव पड़ता है। उनकी क्या होती है, अकाल बिना किसी कारण की उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और समुद्री प्रदूषण के कारण जो हमारे समुद्रों के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक स्वरूप से वो बिगड़ जाता है। और तैरते हुए जो तैलीय अपशिष्ट ठोस पदार्थ होते हैं इसके कारण क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जो मछलियां उस समुद्रों के अंदर नीचे रहती है उसके तैलीय प्रदर्शनों की एक ठोस परत बन जाती है। उस परत के बनने के कारण समुद्री जो जीव जंतु है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन की कमी के कारण भी उनकी क्या हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। और कई जगह पर क्या होता है कि समुद्र के अंदर सूर्य का वेदन सीधे से वेदन नहीं हो पाता, जिसके कारण उसका प्राकृतिक जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है उनको नहीं मिल पाता कई जीव जंतुओं का। तो उनकी जो भोजन होता है वो प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है। तो इस कारण से भी उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जैसे कि तेल के अंतर जो ठोस पदार्थ उपस्थित होते हैं कौन कौन से, एरोमेटिक हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, जो हमारी समुद्री वनस्पतियों के उत्तकों में क्या करते हैं, ये तत्व प्रवेश कर जाते हैं जो कि उनको धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक कर समाप्त कर देते हैं। और पारा, संख्या, कैडमियम, साइनाइड आदि प्रदूषण के कारण एक साथ कई मछलियां समुद्री जीव को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। और रेडियोधर्मी प्रदूषण दूरगामी हानिकारक प्रभाव होते हैं। अब मानव पर प्रभाव कैसे हो गया, जो हमारा प्रदूषित समुद्री जल से स्नान करने से चर्म रोग हो जाता है।
और प्रदूषित जल के सेवन से आपको लकवा, श्वास जैसी बीमारियां हो जाती हैं। उसमें जैसे पारा संख्या, कैडमियम, लेड जैसी धातुएं होती हैं, उनको जो समुद्री मछलियों के जीव होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं ये वाले तत्व। तो इसके कारण जो मानव की खाद्य श्रृंखला को ये क्या करते हैं, प्रवेश के कारण को हानि पहुंचाते हैं। जो हमारे मछुआरे होते हैं उनकी आजीविका इन पर निर्भर करती है, तो जो उसके स्वास्थ्य पर क्या करती है, विपरीत प्रभाव पड़ती है। तो ये इसके होंगे प्रभाव किस पर, समुद्री जीव जंतुओं पर और मानव पर। अब इसके नियंत्रण और उपाय की हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विषैले पदार्थों के जल प्रदूषण निस्तारण पर कानून बनाकर उसको रोकना है। उसके बाद जो जहाजों से तेल परिवहन के समय विशेष सावधानियां बरतना। उसके बाद तैलीय प्रदूषण को जल्द से जल्द एकत्रित करके उनके क्या करना है, जलाना है, अवशोषित करना, उनका मंथन करना है और प्राकृतिक रूप से उनका निष्पादन और विसरण वाष्पन भी करना है। उसके बाद आ जाता है इसमें प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास कब कब किए गए थे। सबसे पहले 1969 में बॉन समझौता हुआ था। उसके बाद 1974 में बाल्टिक व उत्तर पश्चिमी अंटार्कटिका और तीसरा इसका हुआ था 1976 में भूमध्य सागर पर समझौता। समय समय पर होने वाले सम्मेलन ग्रीन पीस संस्था व प्रत्येक देश से जुड़े हुए सागर को स्थानीय संस्थाओं के प्रयास किए जाते हैं। तो ये इनके क्या हो गए, नियंत्रण और उपाय हो गए। अब इसके कारण जो दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इसमें 1978 में जापान में पारे की विषाक्त जैन मछली के पारे से विषाक्त हुई मछलियों को खाने से करीब 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और 1985 में हाजी बंदरगाह पर लगभग 80,000 मछलियों के अपशिष्ट पदार्थों उपस्थित साइनाइड, लोहा व पारे के कारण मृत्यु हुई। तो मैंने आज आपको करवाया था प्रदूषण में आपको मैंने आज समुद्री प्रदूषण करवाया था। तो कल जो मैं आपको आगे वाला प्रदूषण करवाऊंगी। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।